नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान सरकार के अलग अलग सरकारी महकमों की कैग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आज उन्हीं खुलासों को लेकर हम अपने इस खास कार्यक्रम के अंदर जिक्र करने जा रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट में परिवहन विभाग में खरीद से पहले वाहनों का पंजीकरण होने और डुप्लीकेट चेसिस जैसे मामले उजागर हुए हैं। राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। दो भागों में राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों से संबंधित 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का उसमें पूरा डेटा शामिल है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया कि परिवहन विभाग में इस दौरान डेटा एंट्री में भारी गलतियां हुई हैं, जिसके चलते गाड़ियों की गलत एंट्री की गई है। कैग की पड़ताल में वाहनों की खरीद से पहले ही गाड़ियों के पंजीकरण के 119 मामले सामने आए, यानी कि गाड़ी अभी खरीदी नहीं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इन मामलों में वाहनों की खरीद से 74 दिन पहले ही गाड़ी पंजीकृत हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डुप्लीकेट चेसिस या डुप्लीकेट इंजन नंबर वाले 712 वाहन भी विभाग में पंजीकृत किए गए हैं। अब ऐसे में यह किसी एक विभाग के लिए नहीं है, क्योंकि खनन विभाग को लेकर के भी इसमें जानकारी मिलती है, क्योंकि राजस्थान के लिए जो कैग की रिपोर्ट आती है उसमें परिवहन से लेकर के खनन विभाग और तमाम अलग अलग विभागों के अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, उसका इसमें जिक्र होता है। अब इसमें एक और खुलासा होता है कि 15,584 वाहन ऐसे हैं जिनका वजन 0 से लेकर के, यानी कि कोई वजन है ही नहीं, और 3 किलो तक शामिल है। यानी कि कोई भी गाड़ी, हैवी व्हीकल, उसका वजन 3 किलो कैसे हो सकता है। इसमें एक और बात का खुलासा यह भी हुआ है कि 25,000 ऐसी गाड़ियां भी मिली हैं जिसमें गलत तरीके से उनके प्रदूषण प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या यह सब कुछ जानकारी में होने के बाद यह सब कुछ किया गया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यह जानेंगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के सरकारी महकमों की कामकाज को लेकर कैग ने राजस्थान विधानसभा के पटल पर जो रिपोर्ट रखी है उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खास तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, खान विभाग और डिस्कॉम के कामकाज में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान में ऐसे 712 वाहन सड़कों पर घूम रहे हैं जिनके चेसिस या इंजन नंबर डुप्लीकेट है, यानी एक ही चेसिस और एक ही इंजन नंबर के 712 वाहन राजस्थान की सड़कों पर घूम रहे हैं। इनको गलत तरीके से या फर्जीवाड़ा करके इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा राजस्थान में ऐसे 15,570 चार पहिया वाहन हैं जिनका वजन 0 से 3 किलो दर्शाया गया है, जबकि हकीकत में वजन इससे काफी कहीं अधिक था। इसके अलावा 14 वाहन ऐसे भी हैं जिनका वजन 1 लाख किलो से अधिक दर्ज किया गया। इस तरह की जो गलत एंट्रियां की गई हैं वो कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन सबको मेंशन किया है। अगर इसके अलावा बात की जाए खनन विभाग की, तो 368 करोड़ लाइसेंस फीस नहीं लेने का बड़ा और चौंकाने वाला मामला भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा डिस्कॉम डिपार्टमेंट की बात करें तो 1 साल बाद भी 8 लाख मीटर राजस्थान में नहीं बदले गए हैं। और कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कैसे राजस्थान में डिस्कॉम का कर्ज घटा नहीं बल्कि बढ़ गया है और उदय योजना पूरी तरीके से फेल हो गई है। कुल मिलाकर ये जो पिछले जो कहें 31 मार्च 2023 तक का ये जो खाका रिपोर्ट कार्ड रखा गया है, इसमें इन विभागों के कामकाज की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बता रही है कि कैसे सरकारी डिपार्टमेंट में अधिकारियों की लापरवाही कहें, मिलीभगत कहें, उनकी जानबूझकर की गई इस तरह की अनियमितताएं कहें, जिससे सरकार को भारी पैमाने पे नुकसान हुआ है। तो ये रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक समझ में आ चुका है कि आखिर ये कैग रिपोर्ट के जरिए जो राजस्थान के अंदर की सच्चाई है, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, क्या वो है और क्या बड़े बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। ज़रा इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी विजय साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद चोटिया जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आरपी विजय साहब आपसे ही कर रहा हूं। ये कैग की रिपोर्ट, कई बड़े खुलासे, कई चौंकाने वाली, कई गड़बड़ियां इसमें सामने आई हैं। सबसे पहले इस पर आपका बयान क्या है? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी।
सर्वप्रथम तो मैं एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूँ, को पैनलिस्ट और आपको भी मेरा नमस्कार। और जो केक की रिपोर्ट कल जो पेश हुई थी विधानसभा के अंदर, उसके अंदर बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हों, चाहे मिनरल्स डिपार्टमेंट के हों, चाहे डिस्कॉम के हों, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो 5 साल जो सरकार ने काम किया था, शायद वो सरकार बचाने में ही लगे रहे। उन्होंने कभी ये दिमाग लगाया नहीं कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और उस वजह से ये जितने भी डिपार्टमेंट है वो खुली छूट दे दी गई। जिस तरीके से आपने अभी रिपोर्ट में बताया, कुछ 712 वाहन ऐसे हैं जो परचेज उनकी जो हुई है वो बाद में हुई है और नंबर पहले ही आ गए। ऐसा कभी होता है क्या? बट ये चीजें यहाँ पे हुई है और ये केक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसी तरीके से बताया गया है कि कुछ 15,570 वाहन ऐसे हैं जिनका वजन 0 से 3 किलो है और कुछ 14 वाहन ऐसे जिनका 1 लाख किलो से भी वजन ज्यादा है। ये अनामोली है। ये अनामोली कैसे हुई, क्या हुई? अब ये सब जांच का मामला है, सामने आया है। अब संबंधित डिपार्टमेंट जो है वो निकालेंगे, बात करेंगे। बट इससे ये लगता था कि पिछली जो सरकार है, मैं देखो डेफिनेटली सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। चाहे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं बट अल्टीमेटली कंट्रोल रहता है वो सरकार का रहता है। तो उससे ऐसा लगा कि इस 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है इन्होंने और सिर्फ इस तरीके की बातें हुई, जिससे ये लगता है कि रियली इनका कंट्रोल नहीं था। आज की तारीख में मतलब डिस्कॉम की देखो आप क्या पोजीशन है। वसुंधरा सरकार उनको है ना 80,000 करोड़ में से 75% का ना उनका लोन कर्जा माफ करके गई थी और सरकार ने वहन किया था। उसके बाद में क्या हुआ? आज 1,30,000 करोड़ का उनके ऊपर कर्ज है। तो ये क्या हुआ? जब 2018-19 के अंदर ये चीजें हुई थी, 75% माफ कर दिया था। उसके बाद में ये कर्जा कंटिन्यूस बढ़ता गया। आज हमारे जितने भी स्टेट, हमारे जितने भी डिस्कॉम की कंपनियां हैं वो सब भयंकर घाटे में, इतना घाटे में। जबकि हम कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट अगर कोई रेट ले रहा है हमारे, तो राजस्थान के अंदर 8 से 9 रुपया हमारे रेजिडेंट्स को पड़ रहा है। तो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से हमारे 2 रुपए 72 पैसे में हम लोग उसे लेते हैं। अगर अब तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है ना, अब तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, अब सबको पता चल चुका है। विधानसभा में भी रिपोर्ट पेश कर दी, तो अब तो इस पर एक्शन होने की संभावना है ना, अब तो उम्मीद है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सारी चीजें सब सामने आ गई है। हाँ। बट अब क्या निस्तारण किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। बट मैं ये चाहता हूं कि देखो जो चीजें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो कुछ हो चुका वो हो चुका। हाँ। बट इनके लिए किसी को जिम्मेदार तो ठहराना पड़ेगा ना। अगर सपोज करो कोई रिपोर्ट गलत आई है, कोई क्या है, तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी तय होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये पता चल गया कि उस मरीज की मौत के पीछे का कारण क्या है, तो जो जिम्मेदार है उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने की अब उम्मीद तो है ना। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जिम्मेदार होगा उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार है, बहुत संवेदनशील सरकार है। पौरुष जी को जरा जोड़ लेता हूं, उनका भी जरा पक्ष जान लेते हैं, उनका क्या कहना। आपने तो सारा आरोप उनके ऊपर मर दिया। पौरुष भारद्वाज जी, अब जरा बताइए, ये आरोप लगा दिया गया क्योंकि टाइमिंग को लेकर के भी सवाल है कि जिस ड्यूरेशन का ये रिपोर्ट के अंदर पूरा ब्यौरा पेश किया गया, कई गड़बड़ियां हैं, कई कमियां हैं, कई खामियां हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने तो बता दिया कि भैया पिछली सरकार के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं और उनका खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए। शुभेंदु जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सीएजी का कार्य करने का जो तरीका होता है, मैं हालांकि प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाह रहा, उनका एक अपना तरीका होता है और वो उनकी नजर में सही भी होता होगा, परंतु जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो देखिए भ्रष्टाचार होना और अनियमितता होना दो अलग अलग चीजें। अनियमितता होती है कि जिसमें कई बार नियमों की अनदेखी चला के की जाती है और कई बार अनजाने में हो जाती है। जैसा कि अभी हम परिवहन विभाग के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप देखिए जैसे वजन वाला मैटर है कि भाई कुछ गाड़ियों का वजन इतना हो गया और कुछ गाड़ियों का वजन जो है वो लाख से ऊपर हो गया। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या वजन कम लिखने से या ज्यादा लिखने से सरकारी खजाने पे कोई नुकसान पहुंचा? नहीं पहुंचा। अब वो लिपिकीय त्रुटि है कि उन्होंने वजन उस पर कम डाला, ज्यादा डाला, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, या फिर हो सकता है कि कई बार वर्किंग लोड इतना ज्यादा होता है। इस बात को आप भी मानेंगे, सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में इस तरह की चीजें होती है कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो सर 119 गाड़ियां रजिस्ट्रेशन से मैं हाँ देखिए आने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए बीच में अखबार में खबर भी आई थी, मैं आपका बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही बात है। एक बार कंपनियों के जब दाम बढ़ने को होते हैं तो डीलर्स अधिकतर ये बदमाशी करते हैं कि डीलर जो होते हैं वो अपने यहाँ खड़ी हुई जो गाड़ियां होती है उनके रजिस्ट्रेशन वो है वो अपने किसी भी कर्मचारी के या अपने बोगस नामों से वो उसको अपने यहाँ करवा लेते हैं ताकि वो उनको कम रेट में पड़े, और फिर बाद में जब उसके वास्तविक ग्राहक आते हैं तो वो उसको बता करके ग्राहक को बता करके कि भाई गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है लेकिन हमने इसको हमारे नाम से या हमारे दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड करा रखी है और हम इसको आगे आपके नाम से ट्रांसफर कर देंगे, तो आप इसको क्या लेने को तैयार है क्या? तो यदि देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि सरकारी खजाने के नाते हम बात करें तो निश्चित तौर पे रजिस्ट्रेशन का जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था वो सरकार को मिला,
तो अब अब ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जो शोरूम का मालिक है नहीं तो ये तो गलतियां हैं सर, ये गड़बड़ियां हैं, इसको मानना पड़ेगा। नहीं, ये गड़बड़ियां, शुभेंदु जी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब ये जो आपने रजिस्ट्रेशन वाली बात करी, ये मामला उस समय हमारी सरकार के संज्ञान में आया था, निश्चित तौर पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और जो कई डीलर्स थे उनको हमने नोटिस भी दिया। और मुझे जहां तक ध्यान है, मुझे डीलर का नाम ध्यान इस समय नहीं आ रहा, तो डीलर को हमने 1-2 के लाइसेंस भी सस्पेंड किए थे इस मामले में। परंतु देखिए, जहां तक सरकारी खजाने की बात है, तो सरकारी खजाने को इसी किसी भी प्रक्रिया से नुकसान नहीं पहुंचा है, बात में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। देखिए, हम दूसरी बार डिस्कॉम पे कर लेते हैं। डिस्कॉम की जो बात चली, तो देखिए सीएजी ने तो खुद ने ही, जो वसुंधरा जी की सरकार के समय उदय योजना थी, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। सीएजी ने खुद ने इस बात को माना कि भाई ये जो योजना शुरू की गई, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक स्कीम थी और इसकी योजना की वजह से दिन पर दिन डिस्कॉम कंपनियों का घाटा बढ़ता गया। तो आप देखिए कि जब बीजेपी के टाइम में, जब बीजेपी ने उसको जो डिस्कॉम योजना को उदय योजना के तहत जो पैसा दे दिया, और उसके बाद में सिर्फ 1 या 2 साल वो सही चला मामला, और उसके बाद पुनः वो तो वापस उसी जगह आ गया। तो और दूसरी बात देखिए, इसमें कोड में खाद का काम केंद्र सरकार के उस आदेश ने किया कि जिसमें केंद्र सरकार ने, आपको ध्यान होगा कि बिना आवश्यकता के सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि भाई आपको जो है, आपके थर्मल पावर स्टेशन के लिए आपको 6% कोयला विदेशी खरीदना मैंडेटरी कर दिया। अब देखिए, देशी कोयला हमें यहाँ पे 2500 रुपए टन में मिल रहा था, और विदेशी कोयला हमें 6% जो है वो 1150 रुपए प्रति टन, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग, वो हमें केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन में वो हमें जबरदस्ती खरीदना पड़ा। हमें आवश्यकता नहीं थी विदेशी कोयला खरीदने की, पर फिर भी 5 गुना राशि पे हमें केंद्र सरकार के आदेश की वजह से फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हुए, फेडरल स्ट्रक्चर, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आंकड़ों में इतना बड़ा हेरफेर आता है, जो गड़बड़ियां, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। गड़बड़ियां हुई हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। देखिए मैं ऐसी बात को कहना चाह रहा हूँ शुभेंद्र जी, देखिए कि 2 चीज होती है कि एक तो भ्रष्टाचार होता है, जिसके तहत सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति या नहीं मानेंगे समूह किसी दूसरे को फायदा देता है। पर यहाँ किसी भी चीज में आप देखिए, जो बिजली कंपनी की वजह से निश्चित तौर पर सरकार को घाटा पड़ा, लेकिन इसके लिए सीएजी कह रही है कि इसके लिए वसुंधरा जी की सरकार जिम्मेदार है। और मैं अरविंद जी को जोड़ूं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में जरा आरपी विजय सर का भी ले लेता हूं। आरपी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जरा जल्दी से। मैं फोर्स भारद्वाज जी को ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि इसमें कोई अनियमितता हुई है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ सरकारी को। एक बात बताओ कि जो आपके जो माइंस डिपार्टमेंट में है, वहां बिना पैसे लिए शुल्क लिए उनको नियमित कर दिया गया, तो वहां पैसा नुकसान नहीं हुआ क्या सरकार को? क्या बात करते हैं आप? अगर ये चीजें हैं, आपने कहा कि चलो अब रजिस्ट्रेशन फीस आ गई, तो इसका मतलब करप्शन करके कोई भी आदमी सुपरसीड कर सकता है, इसका कार्रवाई की उस मतलब आपका कहने का अर्थ है कि उसी को करप्शन माना जाएगा जहां पैसों का एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। अगर इनडायरेक्टली कोई नुकसान हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, उसको करप्शन नहीं मानेंगे आप जिस तरीके से 368 नहीं, और ये किसी का पर्सनल पैसा नहीं है ना, ये जनता की गाड़ी कमाई है। कर दिए उनको, अल्पावधि के जो थे लाइसेंस माइनस के, वो आपने कर दिए। क्या बात करते हो आप? किस तरीके से नहीं हुआ? आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? ये तो सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। तो बीजेपी ने कोई गलत आंकड़े पेश कर दिए आपके सामने, इसलिए आप। अच्छा ठीक है, मैं इसमें पौरुष जी आपसे भी जवाब लूंगा, मैं आपसे भी जवाब लेता हूं, लेकिन मैं जरा अरविंद जी को जोड़ लेता हूं। अरविंद जी इस कैग रिपोर्ट को लेकर के जो कई चीजें सामने आई हैं, कई खुलासे हुए हैं, परिवहन विभाग से लेकर के खनन तक, अलग अलग विभागों को लेकर के जानकारी इसमें सामने आई है, आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? देखिए, इसमें लापरवाही के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और लापरवाहियां किस किस लेवल पर हैं ये आपको देखने की जरूरत है कि ये इस लेवल पर भी लापरवाही है, और जहां पे जाके इसका कुछ निदान होना चाहिए वहां पर भी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। आप में से हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि सीएजी की रिपोर्ट हर बार आती है, और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हुई है, उस टाइम वहां पे कौन थे, कौन जिम्मेदार थे, क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है, क्या कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है? इतने बड़ी बड़ी लापरवाहियां आ रही है आपके परिवहन विभाग में मान लीजिए, या बिजली डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। तो क्या किसी पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है क्या? कभी भी हुआ है क्या? या आगे भी करने की कोई मंशा है क्या? दूसरी चीज, हमारे राजस्थान में एक बहुत जोरदार चीज है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार भी वो चीज ही है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। अब होता क्या है साहब, सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर जो पीएसी भी अपने हर स्टेट में होती है, केंद्र में भी होती है, उसका अध्यक्ष होता है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का वरिष्ठ नेता होता है, तो वो उसके ऊपर कुछ बात करता है, उसके ऊपर वो कहीं घेरता है सरकार को,
हमारे यहाँ क्या होता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो वो उनके ढकते हैं और वो उनके ढकते हैं, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है हाँ। वो कल सत्ता में रहे हुए हैं, हाँ। तो उनको अपनी नहीं उगाड़नी है, और ये जो आज सत्ता में इनको कल प्रतिपक्ष में होना है, तो ये वैसे सेटिंग करके बैठे होते हैं कि ये हमारी ढक लेंगे, हम लेकिन इस बार ये रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई है, इस बार क्योंकि हमने कई मामलों में, अरविंद जी, कई मामलों में हमने देखा कि सरकार ने स्टैंड लिया, और पिछले सरकार के दौरान या कोई जो पहले ऐसी कोई गड़बड़ी हुई, जल जीवन मिशन, चाहे कोई और दूसरे मामले ले लो, तो उस पर एक्शन लेने की बात लगातार की जा रही है। तो उम्मीद है कि इस बार इस रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां हुई उसके खिलाफ एक्शन होगा, आपको उम्मीद लग रही है? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं अरविंद जी? हाँ जी, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। अब पिछली बार सरकार किसकी थी और अब नेता प्रतिपक्ष कौन है? क्या वो सरकार, वो अपने ही जो सरकार है उसके कार्यकाल की जो गड़बड़ियां उनको घेर पाएंगे? और क्या इस सरकार में जो गड़बड़ियां करेंगे वो अगले 5 साल बाद में विपक्ष में बैठे हैं, क्या वो घेर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई ज्यादा उम्मीद की किरण नजर आती है। ये एक तरह से इतनी बड़ी मिली भगत के नतीजे हैं ये, कि जब अपने एक चीज ये भी सवाल तो ये भी है ना, इतनी अजीबोगरीब गड़बड़ियां हो रही है भाई, सरकार के ऊपर ये नाम डल गया, लेकिन इसमें कहा जाता है कि अधिकारियों की इसमें संलिप्तता होगी, तो अधिकारी तो अभी भी वही हैं, सरकार बेशक बदल गई, अधिकारी तो वही हैं। ऐसी मिली भगत आपने कभी देखी नहीं होगी राजस्थान के अंदर। सरकार तो बदल जाती है, जो सत्ता पक्ष में होते हैं वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आप देखिए कि राजकीय कोषीय घाटा है वो 3% के अंदर अंदर रखने की सख्त हिदायत होती है, और वो हमारे यहाँ पे पार कर जाता है, और सरकार बदलने के बाद में भी बजट बनाने वाली टीम भी वही रहती है। आप किससे उम्मीद करेंगे कि कौन किसके ऊपर कार्रवाई करेगा, कौन उनको अलाउ करेगा? बड़ा वाजिब सा सवाल है, बड़ा वाजिब सा सवाल है। मैं आरपी विजय सर को जोड़ लेता हूँ। विजय सर, एक चीज़ बताइए कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ही सीधे सीधे आ जाता है कि भाई वो चलाते हैं, वो लेकर के आप जो लेकर के आते हैं नियम, उनको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो उसमें गड़बड़ियों का सबसे बड़ा मामला उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाता है, अधिकारी नाप दिए जाते हैं उसमें। लेकिन अधिकारी तो वही हैं, सरकार बदल गई, अधिकारी वही, तो वो भी अभी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो किसके ऊपर आरोप लगाएंगे और कौन इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे फिर? शुभेंदु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिकारी तो वही रहेंगे, ये तो कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। जो हमारे को प्रशासन कर रहे हैं उनका कंट्रोल होता है, उनके आदेशों की पालना होती है। तो इसका मतलब जो आदेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस को इग्नोर किया गया और ऑफलाइन इन्होंने एप्लीकेशंस ली है, सारी ऑफलाइन एप्लीकेशंस है। तो किस तरीके के काम हो रहे थे ये आपको दिखना चाहिए, ये सभी को दिखना चाहिए। चोटिया जी जो बात कर रहे हैं, चोटिया जी को मैं सुन नहीं पा रहा था खैर पूरा, बट उन्होंने जो बात कही, बेसिकली खनन विभाग में ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन क्यों ली गई? किसको फायदा पहुंचाने के लिए की गई? किसको अन्य? ये 300। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा पौरू जी से, लेकिन मुझे सिर्फ मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसमें एक्शन किसके खिलाफ? क्या अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? इसमें कोई मामला दर्ज होगा क्या? भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी का अगर मामला सामने आया है तो कोई तो एक्शन होना चाहिए ना। कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है भाई, किसी और से तो उम्मीद नहीं की जाएगी ना, सरकार से उम्मीद होगी। एक्शन होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम आपको एश्योर करते हैं, राजस्थान की जनता को एश्योर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किन के खिलाफ काम किया किसी ने भी उसको बख्शे? क्या नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा या अधिकारियों को नाप दिया जाएगा? आपको हमेशा ये कहता हूं कि पहले क्या करते थे कि सिर्फ उनके अफसरों पे काम करते थे, नेताओं को पकड़ते ही नहीं थे। आज नेता भी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा अभी जो काम हो रहा है, छोटी मछलियों को पहले पकड़ते थे, बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालते थे। ये सरकार जो भजनलाल सरकार है ना, ये बड़ी मछलियों को पकड़ेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं। चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, मैं कहता हूं चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हुएवर भी दे, हम उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये मैं आपको एश्योर कर देता हूं। ठीक है, पौरू जी कह रहे हैं कि खनन मामलों को लेकर के ऑनलाइन प्रक्रिया होती है लेकिन उसको ऑफलाइन कर दिया गया, तो गड़बड़ियां क्यों नहीं होंगी?
शुभेंदु जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपके जो भी दर्शक है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरी बात से सब लोग सहमति व्यक्त करेंगे कि खनन के मामले में तो राजस्थान में जितनी गंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने फैलाई है, देखिए हमारा तो सारा समय इनकी फैलाई हुई गंदगियों को समेटने में पूरा बीत गया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय राजस्थान में बजरी माफिया के नाम से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जाने जाते थे और उनको बजरी किंग कहा जाता था। राजस्थान में बजरी की स्थिति ये हो गई थी कि जो ट्रैक्टर जो है जो ट्रक जो है हमें सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए का मिल जाता था बजरी का ट्रक, वो उसकी कृत्रिम कमी की वजह से 1 लाख रुपए तक पहुंचा। और देखिए तो जब इतनी जानकारी है तो क्यों नहीं आपने उस नेता के खिलाफ एक्शन लिया? सुनिए आपकी सरकार थी, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि एक्शन होना चाहिए। अरविंद जी भी तो यही कह रहे हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ। आखिरी में स्थिति प्रदेश जो है वो खनन के मामले में इतना बदनाम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को बजरी पर रोक लगानी पड़ी और सरकार की मंशा इससे पूरी हुई ताकि सरकार के अवैध जिसको सरकार का संरक्षण था उनकी बजरी बिकती रहे। इन्होंने 5 साल तक कोई प्रयास नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो लीगल बजरी है उसकी रोक खुलवाने के। हमारी सरकार आई और हमने जो है उस बजरी की रोक को हमने वापस उसको करवाया। क्या उस नेता के खिलाफ एक्शन हुआ? ये रिपोर्ट आपकी सरकार की है। मैं इस बात को कहना जड़ पर जाने की जरूरत है ना। अभी वर्तमान की स्थिति आपसे कहना चाहूंगा। देखिए अभी वर्तमान में क्या स्थिति हुई, पुनः वो स्थिति होगी राजस्थान में बजरी महंगी हो गई, सरकार चला। आपने भी बता दिया कि पिछली सरकार में ऐसे नेता थे जो बजरी माफिया के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एक्शन कोई नहीं। अभी भी सरकार के जो लोग हैं वो पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे पास जानकारी है, लेकिन एक्शन फिर भी कोई नहीं। बजरी इस समय वापस महंगी हो गई बीजेपी की सरकार आते ही, हमारी सरकार में सामान्य भाव हो गए थे। बजरी वापस बाकी जो केक की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सरकार चाहती है कि बजरी का जो है अवैध परिवहन होता रहे। सीबीआई भी इसमें कूद गई हाईकोर्ट के आदेश पर। शुभेंदु जी, हाईकोर्ट के आदेश पर 2021 से लेकर के 2024 तक की जो कैग की रिपोर्ट आई है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? जवाब दो आरपी विजय सर, ये अगर एक्शन नहीं होगा ना, अगर ऐसा इस मामले पर एक्शन नहीं होता है तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। शुभेंदु जी गारंटी के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि केक की रिपोर्ट के अंदर जो भी गड़बड़ियां पाई गई है उनकी जांच की जाएगी। उनकी रिपोर्ट का हमको जवाब भी देना है, उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें हैं। ये पहली बार नहीं होता, केक की रिपोर्ट तो हर साल आती है। हाँ। बट ये जो रिपोर्ट आई है इसमें सरकार कौन सी थी उसकी बात हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। कोई भी अगर जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अरविंद जी, दोनों पार्टियों के नेताओं को सुन लिया और वही बात है कि पिछली सरकार में क्या हुआ था, अपनी सरकार की बात नहीं, पिछली सरकार में ये हुआ था, उसकी कमियां हैं। और बात तो ये है ना कि जड़ में जाइए। अगर किसी नेता के खिलाफ आप खुल करके कह रहे हैं कि बजरी माफिया के नाम से उनकी पहचान थी, तो क्यों नहीं एक्शन? फिर सरकार आपकी आ गई थी, आपको एक्शन लेना था। और आज भी अगर पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास अगर कोई सबूत है तो पेश कीजिए ना। देखिए, जब तक ये आरोप प्रत्यारोप से ये अपना काम चलाते रहेंगे तब तक कोई भी प्रकार का सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप देख लीजिए कि ये आरोप प्रत्यारोप तक कुछ भी लगाएं, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं करेंगे, ये तय है। न पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई की किसी के ऊपर, न इस सरकार ने कोई कार्रवाई की, जबकि सबको पता है कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई है और कैसे हुई है। इस सरकार में भी यही रवायत चलती रहेगी। ऐसा लगता है कि आप हमारे डके रखिए, हम आपके डके रखेंगे। हाँ, बयानबाजी जम के करेंगे हम, और पूरी ताकत से करेंगे, उंगली उठा के करेंगे, लेकिन अंदर खाते वो कुछ भी नहीं होगा जिससे सुधार हो सके। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि टाइपो एरर हो सकता है। अरविंद जी, इस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत में जब ये सवाल किया गया था कि भाई वजन के मामले में कई गाड़ियों का जो है वो वजन ही नहीं दिखाया गया, 0 से लेकर के 3, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहना था इसमें हानि लाभ क्या है, इसमें क्या किसी को नफा नुकसान हो सकता है? पड़ता है, इससे बेनिफिट मिलता है। कुछ नहीं, अगर वजन कम दिखाया है तो लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्या बात करते हो आप? तो इनको पता नहीं है। आप सरकार, आप निजी वाहनों, आप विजय साहब, आपको जानकारी का अभाव है। टाइपिंग एरर नहीं होती है, कैपेसिटी कम नहीं होती, कैपेसिटी कम होती है। तकनीकी जानकारी लेकर के आइए, आप तकनीकी जानकारी लेकर के आइए। टाइपिंग एरर वो जो लंबाई होती है, मीटर होती है, उसके हिसाब से 15,570 में कोई टाइपिंग एरर नहीं होती है। कि आपको तकनीकी पक्ष नहीं पता और आप यहाँ पे सिर्फ आरोप लगाने के लिए आगे। आपको पता है रजिस्ट्रेशन की क्या फीस होती है? गाड़ी की लंबाई मीटर से नापी जाती है। जितनी मीटर लंबा चेसिस होगा उसकी फीस उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे चेसिस की लंबाई बढ़ेगी उसी हिसाब से फीस होती है, वजन के हिसाब से नहीं होती। आप दर्शकों को भ्रमित करने की राजनीति मत किया कीजिए। आप स्टेज में बैठ करके जनता को भ्रमित करते हैं, टीवी में बैठ के आप लोग दर्शकों को भ्रमित करते हैं।
मुझे बताइए ना प्रक्रिया क्या होती है, बताइए प्रक्रिया क्या होती है, आपको खुद को जानकारी है, अगर जानकारी है तो आप दर्शकों को विधानसभा के अंदर डिस्कस हो रहा है। मीटर के हिसाब से गाड़ी चाहे ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी हो चाहे निजी गाड़ी हो। नहीं, बात तो ये है, सीधी सी बात है सर कि अगर उसमें अगर टाइपो एरर भी है तो गलती मानी जाएगी ना, उस गलती पर पर्दा थोड़ी डाल दिया जाएगा, उसमें एक्शन होना चाहिए, गलती होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी पहली बात तो यही है कि गलती नहीं होनी चाहिए। बिंदु जी, इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? 15,570 वाहन के अंदर ये गलतियां हो सकती है? अरे भाई लाखों वाहन हड़ताल। नहीं, लेकिन अब तो उम्मीद है ना, अब गड़बड़ियां जो हुई हैं उसमें उम्मीद यही है कि सरकार कम से कम एक्शन ले ले इस पर। 2023 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें आपने आयुष्मान योजना के अंदर 7.5 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर 999999 पे आपने रजिस्टर कर लिया था, और उसकी वजह से जो है, और उसमें 88,760 मरीजों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद नहीं, तो यही बात है ना कि ये जो कैग की रिपोर्ट भी आई है, इसमें जो गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है, उम्मीद यही है कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, और किसी भी मामले के अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो उसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि आगे कम से कम ऐसा ना हो सके। खैर, समय इतना ही है, आगे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।